केमिकल इक्विलिब्रियम को हमें सीखना है। अब ये इक्विलिब्रियम में, जैसा कि थोड़ा बहुत तो आपको 11th वाले स्टूडेंट को भी पता होगा कि इक्विलिब्रियम वाले में रिवर्सिबल साइन आता है ना। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन की बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। तो रिएक्शन दो तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है। चलिए जल्दी से देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होती हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आया जाया जा सके, है ना। तो रिवर्सिबल अगर होगा तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जा सकते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर चले गए तो दोबारा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं आ सकते, क्योंकि यहां पर सिंगल डायरेक्शन में एरो होता है और यहां पर दोनों डायरेक्शन में एरो होता है। तो पहला पॉइंट आप जल्दी से नोट कीजिए, केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ओके। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन सिंगल डायरेक्शन। जैसे देखिए a प्लस बी से सिर्फ c प्लस डी बना, वापस आप c प्लस डी से a प्लस बी नहीं जा सकते, जबकि आप यहां पर जा सकते हैं। यहां रिवर्सिबल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरह का ये साइन, रिवर्सिबल का साइन, ठीक है। और इरिवर्सिबल में सिंगल एरो। ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती हैं, क्या रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट प्रोडक्ट में जाते हैं? नहीं जाते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल नेचर है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन, जल्दी से ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन, ऑलवेज गोज टू कंप्लीशन। इट टेक्स प्लेस इन क्लोज कंटेनर, ये बात जरूरी है। जैसे सोचिए, अगर मैं किसी रिएक्शन में N2 + 3H2 रिवर्सिबल विद 2NH3 बना रहा हूं, तो ये सब तो गैस है। अगर मैं ये काम ओपन कंटेनर में कर रहा हूं तो गैस तो उड़ जाएगी, फिर कहां से इक्विलिब्रियम अटेन कर पाएंगे। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन शो करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि रिएक्शन कहां हो, क्लोज कंटेनर में। रिएक्शन कहां हो, क्लोज कंटेनर में। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्लोज में भी हो सकती है और ओपन में भी हो सकती है, क्योंकि वापस तो जाना है नहीं, ठीक है ना। तो क्लोज हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओपन हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वहां पर जरूरी है कि क्लोज कंटेनर ही होना चाहिए। ओके। टाइम मत लगाइएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इवन 12th पास आउट में तो बहुत ही सिंपल है 12th पास आउट के लिए, लेकिन मैं, जैसा कि मैं अपना हर लेक्चर, पहला दूसरा लेक्चर बिल्कुल बेसिक से छोटी बात को भी लेक्चर में जरूर शामिल करता हूं, तो मैं बिल्कुल वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि हर 11th क्लास के बच्चे को भी आसानी के साथ समझ में आए। 12th पास आउट वालों को तो पता ही है रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, रिवर्सिबल होती है। नोट कर लिया सभी ने? चलिए एक दो पॉइंट और हैं, एग्जांपल्स और देख लेते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के। रिएक्शन मिक्सचर मूव टू अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां पर रिएक्शन का जो मिक्सचर है, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कहा जा रहा है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल में कभी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल, आइस वाटर। बताइए, आइस वाटर में जाता है, वाटर आइस में आता है। रिवर्सिबल, वाटर वाटर वेपर, है ना। H2 + I2 रिवर्सिबल विद 2HI, HI को तोड़ोगे तो वापस से H2 और I2 में चला जाएगा, यानी रिवर्सिबल है। ये सब कहां हो रहा होगा, क्लोज कंटेनर में। N2 + 3H2 2NH3। Fe, आयरन सॉलिड, आयरन सॉलिड और ये स्टीम है, H2O गैस, स्टीम, इससे बन जाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। ये कहां हो रही है, क्लोज कंटेनर में। सभी रिएक्शनें कहां हो रही हैं, क्लोज कंटेनर में। समझ गए? तो ये सभी रिवर्सिबल के एग्जाम्पल हो गए।
चलिए इररिवर्सिबल का कोई एग्जाम्पल ढूंढते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, बहुत छोटी छोटी चीजों में रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल है। पेपर को जला दिया तो क्या उसके ऐश से दोबारा पेपर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इररिवर्सिबल है। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बना दिया, अब दही से दूध तो नहीं बना दोगे, है ना? तो कंबशन, ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? इररिवर्सिबल के। हमारे आसपास इररिवर्सिबल के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? जैसे जिंक प्लस H2SO4, हाइड्रोजन गैस उड़ गई, मान लीजिए। अब ये रिएक्शन अगर मुझे करानी है तो मैं ओपन कंटेनर में कराऊंगा, बड़े आसानी के साथ समझ में आएगी। हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो अब क्या, हाइड्रोजन गैस जब निकल गई तो आप वापस तो कभी आ ही नहीं सकते। और मान लीजिए अगर ये क्लोज में भी हो रही होती तो जिंक सल्फेट का तो नीचे प्रेसिपिटेट बन जाता है, उसके साथ आप हाइड्रोजन गैस मिलाकर वापस हिला पाओगे? कभी नहीं आएगा। CaCO3, इसको हीट किया, हीट करने पर क्या हुआ? CaO बना और CO2 बना। Mg प्लस O2 MgO बना। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu बना, वापस नहीं ला सकते हैं। यही रिएक्शन यहां पर भी करा दी गई, Fe सॉलिड H2O गैस स्टीम के साथ, और H2 गैस निकल गई। तो ये और ये दोनों एक साथ कैसे दिख रही हैं? यहां पर ये ओपन में कराया जा रहा है, ओपन कंटेनर में। अगर आप ओपन कंटेनर में कराओगे इस रिएक्शन को तो कभी भी रिवर्सिबल नहीं ला पाओगे, क्लोज में कराओगे तो रिवर्सिबल लाया जा सकता है। तो ये था हमारा रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए इक्विलिब्रियम को और ज्यादा डिटेल में जानते हैं। ये तो रिएक्शन दो टाइप की होती है, डायरेक्शन के बेसिस पे रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल जाना। नाउ इक्विलिब्रियम क्या होता है? अभी मैं केमिकल की बात ही नहीं कर रहा, है ना, मैं तो बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? एनी आइडिया? तो देखिए इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ स्टेट एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट ऑल्टर विद टाइम। जो टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज ना करे, तो वो है हमारा इक्विलिब्रियम। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। 11th वाले मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब यहां उसी से है जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में मोलैरिटी पढ़ा था, उसी को यहां पर कंसंट्रेशन वर्ड बोला जा रहा है ना। तो मोलैरिटी वाले ही टर्म को यहां पर बोला जा रहा है। तो जब कभी भी एक ऐसी स्टेज आना जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वेरी ना करे, उसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके। सिमिलरली प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर कैन ऑल्सो बी कांस्टेंट। इनको भी कांस्टेंट किया जा सकता है। जैसे अभी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करने किया, कंसंट्रेशन क्या हो गया? कांस्टेंट। जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए उसे आप क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही कंसंट्रेशन की जगह पर आप टेम्परेचर, प्रेशर को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में अपना मेन मुद्दा कंसंट्रेशन से ही होगा, फिर चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो या फिर वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो। नोट कीजिए जल्दी से। लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए एक रिवर्सिबल रिएक्शन में इसी बात को समझते हैं। तो A प्लस बी रिवर्सिबल विद C प्लस डी। A प्लस बी रिवर्सिबल विद C प्लस डी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन सेम ओनली इफ RF इज इक्वल टू RB। ये RF क्या है और ये RB क्या है? चलिए इस बात को मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अगर A और B रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इनको आगे प्रोडक्ट साइड में ले जाने के लिए ये वाला एरो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और यहां पर C और D प्रोडक्ट है, तो इसको वापस बैकवर्ड ले जाने के लिए ये वाला एरो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड एरो ऊपर वाला, और ये वाला हो गया बैकवर्ड एरो, ठीक है।
तो देखिए यहां पर रिएक्शन का रेट कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड को शॉर्ट में बोलते हैं आरएफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसी भी रिएक्शन का रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर आप एक्टिव मास को कंसंट्रेशन ही अभी मान लीजिए, अभी एक्टिव मास आएगा तब मैं आपको और डिफरेंस बताऊंगा एक्टिव मास और कंसंट्रेशन में। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, यही यानी कि आप मोलैरिटी मान लीजिए, मोलैरिटी ऑफ ए एंड मोलैरिटी ऑफ बी। रिएक्टेंट फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, आरएफ, फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, और आरबी बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है, इस वाले एरो के लिए रिएक्टेंट कौन है, ये, इस वाले एरो के लिए रिएक्टेंट कौन है, ये। समझ में आ रहा है? तो ठीक इसी तरीके से रेट ऑफ बैकवर्ड यानी आरबी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या होगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बराबर। ये प्रोपोर्शनैलिटी आप ओपन करना चाहें तो इज इक्वल टू के लगा देंगे, और क्या है, तो तभी भी ये समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों का रेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आरएफ बराबर आरबी। ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन ही है इक्विलिब्रियम की, ये कंडीशन ही है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि इसमें 11th क्लास के भी बच्चे बैठे हैं, तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ रहा है। कोई भी ऐसी चीज ना बोलूं जिसको एक्सप्लेन करने में 15-20 मिनट और लग जाएं, जो कि आगे पढ़ाना ही है। तो थोड़ा सीरियल बनाने में हल्का सा टाइम लगेगा और आप लोगों को भी हल्का सा टाइम लगेगा समझने में। ठीक है, 12th पास आउट वालों को तो सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक क्लियर हुआ? अभी ये सब कैसे आता है इसके बारे में भी बताता हूं और डिटेल में बताता हूं, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब समझ में आया, एक ऐसी स्टेज जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टाइम के साथ वेरी ना करे, डू नॉट अल्टर विद टाइम, यानी उनका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, उससे थोड़ा और आपका विजन और अच्छा क्लियर होगा और आपको इक्विलिब्रियम की बातें और समझ में आएंगी। मैं यहां पर कुछ ग्राफ दिखा रहा हूं और वो ग्राफ किसके किसके बीच में बना है वो बता रहा हूं। आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है और कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे पहला ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। ये सबसे पहला ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम का। ये रेट वर्सेस टाइम में अगर कोई भी रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल है, जैसे मैं ये मान लूं A प्लस बी, पीछे वाली ही रिएक्शन ले लूं, रिवर्सिबल विथ C प्लस डी, तो A और B अगर मैं इधर से देखूं तो A और B मेरा रिएक्टेंट है, C और D प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं इस साइड से देखूं तो C और D मेरा रिएक्टेंट है और A और B मेरा प्रोडक्ट है। इसीलिए मैंने बताया कि ये जो ऊपर वाला एरो है, फॉरवर्ड वाला एरो, इसके हिसाब से रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, और ये जो बैकवर्ड वाला एरो है, जो नीचे एरो बना है, इसके हिसाब से रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है। बात समझ में आ रही है आपको? तो टाइम t बराबर 0 पर, टाइम t बराबर 0 पर, यानी जब रिएक्शन चालू नहीं हुई, तब इनका कुछ अमाउंट मुझे पता था, गिवन है, लेकिन इनका अमाउंट क्या था, 0। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो वो बनने लगा, तो C भी बना, टाइम t बराबर t पर ये भी है, ये भी है, ये कुछ कम हो गया होगा और ये कुछ बन गया होगा।
यानी अब सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो टाइम t बराबर 0 पे मेरे पास सिर्फ a और b था, यानी फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, इस वाले को बोल देंगे, और रेट ऑफ बैकवर्ड इसको बोल देंगे। तो रेट जो है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो रिएक्टेंट का रेट क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और प्रोडक्ट का रेट बढ़ता जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, और ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड, ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड। और ये वो टाइम है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो गए। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड को मैं RF बोल रहा हूं और रेट ऑफ बैकवर्ड को मैं RB बोल रहा हूं। फिर से समझिए इस बात को, टाइम t बराबर 0 पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ a और b था, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या था, मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम। और टाइम t बराबर 0 पे बैकवर्ड का जो रेट डिफाइन है वो c और d से डिफाइन है, और वो जो बैकवर्ड में c और d है वो तो कुछ है ही नहीं, उसका अमाउंट ही 0 है। तो इसका मतलब टाइम t बराबर 0 पे रेट ऑफ बैकवर्ड भी क्या हो रहा होगा, 0। अब ऐसे ये चलेंगे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फॉरवर्ड वाले यानी रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट ऑफ बैकवर्ड इंक्रीज होगा। एक टाइम ऐसा आएगा, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे। तो रेट वर्सेस टाइम का ये करेक्ट ग्राफ है, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। और अब मैं बना रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ये मैंने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट किया, अब मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। आपको बताना है कि मैं कौन सा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ सही बना रहा हूं। तो पहला ये है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर मैं यही रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबल विद C प्लस टी, अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूं तो एक ग्राफ ये बन गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर देखिए एक ग्राफ ये बन गया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और एक ग्राफ ये बन गया, ये रेट वर्सेस टाइम जैसा ही बना दिया मैंने, बिल्कुल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। आप एक बार इत्मीनान से देख लो अच्छे से और ड्रॉ भी कर लो तीनों ग्राफ। और अब आपको मुझे यह बताना है कि ये जो तीन ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। अच्छा, ये लाइन क्या है, टाइम t बराबर 0 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि वही है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0। तो ये वाली लाइन जो दिख रही है इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोल सकता हूं, और इसको मैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। भाई एक ही चीज को समझाने के लिए तीन तीन ग्राफ तो नहीं बनेंगे, वही कंसंट्रेशन टाइम, वही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्वियस सी बात है कोई एक सही होगा, तीन कैसे सही हो जाएंगे। एक ग्राफ ये है नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। बना लीजिए और सोचिए, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि वो डिक्रीज होगा टाइम के साथ, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो इंक्रीज होगा टाइम के साथ, और ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये वाला कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
और ये पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट। तो ये हो गया सेकेंड ग्राफ और ये हो गया थर्ड ग्राफ। अब आप बताइए कौन सा ग्राफ आपको सही दिख रहा है? ऑल आर ट्रू, सभी ग्राफ सही हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑल आर ट्रू है। ये तो रेट वर्सेस टाइम का था, ये ग्राफ ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद हम सेकंड और थर्ड की बात करें तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, और थर्ड वाला ये भी करेक्ट है। फिर जो बात मैंने आपको बोली कि किसी एक फंक्शन के 3 ग्राफ कैसे हो सकते हैं, हाँ यार ये भी बात सही है। जितने जेई वाले स्टूडेंट हैं जरा मेरी हेल्प कीजिए आप लोग। मैथ्स में कभी एक फंक्शन के 3 ग्राफ कैसे बन सकते हैं? एक फंक्शन है, उसके 3 ग्राफ, तीनों अलग अलग और तीनों सही, ऐसा कैसे भाई? कुछ तो झोल झाल है, कुछ तो झोल झाल है ना। तो बताइए, आप लोग कुछ करेक्शन करवाइए। आप सोचिए, मैथ्स में ही अगर ये मैथ का ही सवाल होता और मैथमेटिक्स में आपको एक फंक्शन दे दिया जाए तो क्या आप उसके 3 ग्राफ प्लॉट करेंगे और तीनों अलग अलग टाइप के ग्राफ, और बाद में कहेंगे तीनों सही है? ऐसा हो सकता है? इक्विलिब्रियम तो तीनों में अटेन हो रहा है, डिपेंड अपॉन कांस्टेंट। चलिए मैं बताता हूं आपको, ये तीनों ग्राफ सही है, बट थोड़ा थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। उन बातों को और ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए, सबसे पहले टाइम t बराबर 0 पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था? मैक्सिमम। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या था? 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। ठीक है? एक टाइम के बाद इक्विलिब्रियम आ गया। ये जो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आया, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हर इंस्टेंट पे क्या है? कांस्टेंट। ये जो गैप है, ये गैप कम ज्यादा नहीं हो रहा, उतना ही है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। बट यहां पर जब टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम देखा गया तो टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम से लेकर और आगे तक हर जगह मुझे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। तो इस ग्राफ को आप बोलेंगे प्रोडक्ट फेवरेबल। ये आपका ग्राफ कैसा है? प्रोडक्ट फेवरेबल ग्राफ है, जहां पर प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कांस्टेंट, लेकिन हर इंस्टेंट पे टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आने के बाद हर इंस्टेंट पे प्रोडक्ट का ही कंसंट्रेशन ज्यादा है, कह सकते हैं। ओके? और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। चलिए अब दूसरे वाले में ऐसे ही सोचिए, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आने के बाद कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ही कांस्टेंट है, क्योंकि वो गैप कहीं ऊपर ज्यादा नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद हर वक्त कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही ज्यादा है, यानी कि ये ग्राफ कैसा है? रिएक्टेंट फेवरेबल। रिएक्टेंट फेवरेबल। ये ग्राफिकल सवाल बहुत आते हैं और ये खास करके नीट वाले बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और डराते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है ना। और थोड़ा थोड़ा चेंज करके, ऐसा नहीं है कि जेई वाले बच्चों का मैथ्स वो पढ़ते हैं तो सारे ग्राफ उनके ठीक ही हो जाए। अरे भाई, सही से पढ़ा होगा, सही से अगर बुद्धि लगा रहे होगे तो सही होगा, और नहीं पढ़ा होगा सही से तो नहीं सही होगा। तो इसलिए हर चीज को, जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको ध्यान से समझिए और नोट कीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा
कि जैसे रेट वर्सेस टाइम था वही कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ये हो सकता है, और इस पॉइंट के बाद देखिए दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। कांस्टेंट का मतलब सेम हो सकता भी है और नहीं भी हो सकता है। यानी ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, ये बोथ फेवरेबल ग्राफ है, ये बोथ फेवरेबल है। यानी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ फेवरेबल ग्राफ है। क्या इस ग्राफ से कुछ समझ में आया आपको? कुछ भेजा खुला? अरे यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? क्लियर है ना? वैसे केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत आसान चैप्टर है, बट जब ऐसे सवाल आने लगे तो यह समझ में आने लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम भी उतनी ही सिंसियरिटी के साथ पढ़ने की जरूरत है जैसे कि हम भारी भरकम चैप्टर थर्मो, आयनिक ये सब पढ़ते हैं, है ना? तो केमिकल इक्विलिब्रियम को भी इंपॉर्टेंस देनी है, इसमें भी अच्छे अच्छे सवाल आ जाएंगे। और तब ज्यादा खलता है जब आसान चैप्टर का सवाल आए और वो ना बन पाए। चलिए एक सवाल और आपके लिए, अब आप लोग बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस टाइम इज आर करेक्ट? ये वन और मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए मैंने क्लियरली जैसे जेई में मेंशन करता है ना, जेई एडवांस के पेपर में इज आर करेक्ट, वैसे ही लिखा है। फॉर अ रिएक्शन N2O4 गिव्स अप 2NO2। ये ऑप्शन है आपके ए, बी, सी एंड डी। चलिए बताइए जल्दी से, कितनी बात आपको ग्राफ की समझ में आई? ये पहला ये क्वेश्चन और एक और क्वेश्चन देगा, तो ये दो क्वेश्चनों से समझ में आ जाएगा मुझे भी और आपको भी कि आपको ग्राफ कितना समझ में आया। रेट वर्सेस टाइम का सवाल पहले पढ़ लीजिए सही से। N2O4 गया 2NO2 में, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? रेट वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? ए और डी बता रहे हैं। ओके 1-4, हाँ 1-4 का मतलब भी वही हुआ, ए डी। सिर्फ एक बच्चे ने बताया ए और बी, बाकी सब ने बताया ए और डी। अच्छा ए बी सी भी आ गया है। चलिए और भी देखते जाइए जल्दी से सभी लोग। आज का जब ये लेक्चर खत्म हो ना तो अच्छे से पढ़ना है जितना पढ़ाया है, क्योंकि अभी आप लोगों को चाहे 11th के स्टूडेंट हो, 11th के तो खैर बिल्कुल नया पढ़ रहे हैं, इवन 12th पास आउट वालों को भी मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को इक्विलिब्रियम कोई बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, तो आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी है। आंसर आया? चलिए मैं बताता हूं कौन सा सही है। रेट वर्सेस टाइम का पहला वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तो अभी बनाया ही था रेट वर्सेस टाइम में। इसके बाद कई लोग कह रहे हैं डी वाला। ये बताइए मैंने ये कहां लिखवाया है? अगर ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये सब टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये सभी जो बनाया गया है डॉटेड लाइन से, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने ये कहां लिखवा दिया भाई कि टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम के बाद ये फॉरवर्ड आरएफ है, तो ये आरबी बैकवर्ड है, तो ये दोनों बराबर बोला है ना, ये बराबर है। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है रेट में आरबी बड़ा है, आरबी बड़ा है। यहां पर क्या दिख रहा है? आरबी बड़ा है, आरएफ छोटा है। नहीं दिख रहा, आपको नहीं दिख रहा है, तो ये ग्राफ गलत है। ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता, दोनों बढ़े। ये वाला सही, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि सबसे पहला आंसर जिसने दिया है बिल्कुल सही दिया है, ए और बी। ए और बी एक करेक्ट आंसर है। क्या किसी को बी ऑप्शन में डाउट है? सभी को होगा, तभी तो ए और डी लिख रहे थे।
तभी तो ए और डी लिख रहे थे। बी भी आंसर होगा। बताइए बी समझ में आ रहा है या नहीं? बी वाला समझ में आ रहा है? देखिए ये कौन सा केस है। ये केस बता रहा है आपको कि टाइम t बराबर 0 पर आपके पास N2O4 था, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड ऐसे चल रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और टाइम t बराबर 0 पर आपके पास आरबी भी कुछ था। अरे जरूरी थोड़ी ना है कि ये अमाउंट हमेशा 0 हो। मैं पहले से कुछ लेकर बैठा हूं, NO2 का अमाउंट, और यहां पर भी कुछ लेकर बैठा हूं और इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा हूं। क्या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी टाइम t बराबर 0 पर अगर इसका कुछ अमाउंट होगा तो इसका भी कुछ रेट डेवलप होगा, यानी कि ये 0 से ऊपर भी आ सकता है। तो ऐसे में ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। समझ में आ गया सभी को? अभी कोई डाउट है तो बता दीजिए। अभी यहां तक कोई डाउट है तो बता दीजिए। देखिए जल्दी से देखिए और बताइए। क्लियर हुआ? अच्छा है ना क्वेश्चन? चलिए अभी कितना समझ में और आ गया, इस बात को चेक करने के लिए एक सवाल और। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम रिएक्शन है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? आपके ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? बताइए जल्दी से। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कौन सा ग्राफ सही है? जल्दी सोचिए जल्दी। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये सी का मतलब कंसंट्रेशन है। ऐसे ही सब सवाल आ सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में परेशान करने के लिए, तो अच्छे सवाल हैं। ढूंढिए जल्दी ढूंढिए। वन और मोर देन वन हो सकता है सिंगल करेक्ट हो सकता है मल्टी करेक्ट हो। बहुत खुशी हुई ये देखकर कि आप में से 90% से भी ज्यादा लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। पहला आंसर सही है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, ये कांस्टेंट का मतलब सेम है यहां पर। दूसरा भी सही है, जब यहां पर ये सही था तो ये भी सही हो सकता है कि टाइम t बराबर 0 पर प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट था और रिएक्टेंट का तो था ही। ये कभी नहीं हो सकता, और ये भी सही है, ये भी पहले देखा था। तो इसका आंसर हो गया ए, बी एंड डी, ए बी डी। गुड, अब समझ में आ गया? अब समझ में आया सभी को? जल्दी से देखिए। चलिए अगले पे आते हैं। अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आज पहला लेक्चर है, ज्यादा कंटेंट पर नहीं आ पाऊंगा, बट जितना कंटेंट अभी आपको ग्राफिकल जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया। तो इन चीजों को ध्यान रखिए और इन चीजों को अप्लाई करते रहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? देखिए इक्विलिब्रियम की दो कैटेगरी है। अभी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पूरी तरह से स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो मैं इक्विलिब्रियम क्या होता है, ग्राफिकल एनालिसिस बता रहा हूं, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम की दो क्लास है। दो क्लास कौन सी है? एक इक्विलिब्रियम की क्लास को बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिए ये सब बातें।
और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं और एक टाइम के बाद, इन्हीं इक्विलिब्रियम के बाद, यहां पर जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम में आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती, यानी रिएक्शन क्या हो गई? डेड हो गई। सो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे मान लीजिए मैं दो स्टूडेंट्स को यहां आमने सामने खड़ा कर दूं, है ना, और दोनों को बॉक्सिंग अच्छी आती है। अब इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगा के उसके मुंह की तरफ जा रहा है मारने के लिए, और वो भी बराबर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसके मुंह की तरफ आ रहा है मारने, और दोनों के बॉक्सिंग में क्या हो रहा है? ये हाथ ऐसे लड़ रहा है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, ये लो। अब बताओ किसी को लग रही है? कुछ नहीं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इसके बाद क्या हो गया? खत्म। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी आगे चलकर रिएक्शन क्या हो गई? बंद हो गई। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं। नाउ व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम में अपोजिट डायरेक्शन में ही काम चलेगा, अभी भी अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्सेस लग रहे होंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, इस रिएक्शन में टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्शन चल रही होगी, लेकिन बाहर से देखने वाले को ऐसा लग रहा होगा कि रिएक्शन बंद हो गई, डेड हो गई, बट रिएक्शन अभी भी चल रही है। और अगर रिएक्शन अभी भी चल रही है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बाहर से देखने वाले को रिएक्शन डेड क्यों दिख रही है? क्योंकि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा, लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए ये शर्मा जी के घर की टंकी है, पानी की टंकी, और ये वर्मा जी के घर पानी की टंकी है, घर में लगी हुई है ना, और दोनों ने पैसा बचाने के लिए ये पानी की टंकी लगा रखी है और इसके साथ साथ यहां पर कनेक्टर लगा रखा है ताकि कोई चालाकी ना कर सके, कोई सुबह उठ के पहले पानी ना भर ले। अब बताइए अगर ऐसा हो रहा होगा तो अगर इसमें पानी आएगा तो पानी इसमें भी आएगा, और लेवल हमेशा क्या रहेगा? लेवल हमेशा क्या रहेगा? बराबर। यहां पर भी जो लेवल होगा वही लेवल यहां पर भी होगा, लेवल हमेशा बराबर होगा। चाहे पानी यहां डालो, यहां डालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, कहीं से भी निकालो, क्योंकि रिएक्शन हर वक्त चल रही है और इक्विलिब्रियम को अचीव कर रही है। हमारे आसपास सब कुछ साइंस ही है। चलिए आगे बताता हूं मैं आपको। अब यहां पर बाहर से देखने वाले को ऐसा लग रहा होगा अच्छा लेवल बराबर हो गया, रिएक्शन बंद हो गई। अब पानी ना इधर से उधर जा रहा है ना उधर से इधर आ रहा है, जबकि पानी उधर से S से V की तरफ और V से S की तरफ दोनों तरफ आ रहा है। ये कनेक्टर में पानी है, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंद हो चुका है पानी का फ्लो? क्योंकि मुझे लेवल में कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर 10 मोल इधर से इधर जा रहे हैं तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में 10 मोल वाटर इधर से इधर आ रहे होंगे, इसलिए मुझे लेवल में चेंज नहीं दिखाई दे रहा। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में। तो पहला है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मल माने हीट, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट। हीट का फ्लो होना क्या हो गया? बंद हो गया। हीट का फ्लो होना बंद हो गया। इट इज अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम अगर कोई मेंटेन करेगा तो जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो क्या होगा? फ्लो ऑफ हीट बंद हो जाएगा, है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अभी आपको बताया था एट कांस्टेंट प्रेशर।
मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहां होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे लगेगा. देयर विल बी नो फ्लो ऑफ मैटर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर. इट इज ऑल्सो अ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. चलिए अगला देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए इसे. थर्मल, मैकेनिकल, और आगे आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम. फेज ट्रांसफॉर्मेशन जब होगा तो उसे आप क्या कहेंगे? फिजिकल इक्विलिब्रियम. आइस से वाटर जाना, वाटर से आइस, है ना, वाटर से वाटर वेपर, वेपर से वाटर, ऐसे. तो इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्शन चल रही होगी, लेवल में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा. The various equilibrium which can exist in any physical system. तो फिजिकल सिस्टम में फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या क्या हो सकते हैं? अभी हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, आखिरी में थोड़ा बहुत और सीख लेंगे. तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो सकता है, लिक्विड और वेपर के बीच में हो सकता है, सॉलिड और गैस के बीच में हो सकता है, सॉलिड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड हो सकता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इन लिक्विड हो सकता है. तो इतने टाइप के फिजिकल सिस्टम में हमारा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम फिट होता है. जल्दी से देखिए यहां तक कुछ पूछना, कोई डाउट? थर्मल इक्विलिब्रियम बताया, मैकेनिकल बताया, फिजिकल बताया, और अब आ रहे हैं हम लोग केमिकल की तरफ. नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? चैप्टर का मतलब तो समझ लें. In a reversible reaction, the state at which two opposing reaction occurs with the same rate, so that the concentration of reactant and product remain constant, do not alter with time, is called chemical equilibrium, and it is dynamic equilibrium. हालांकि इसमें मैंने आपको टाइम के साथ वेरी नहीं होगा इक्विलिब्रियम की बात मैंने आपको बता ही दी थी पहले ही. यानी मैं जो पहले से जो इक्विलिब्रियम आपको समझा रहा था वो मैं आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम समझा रहा था. ओके, जल्दी से नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स जानते हैं. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक इन नेचर. केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा है हमारा? डायनामिक इन नेचर. इक्विलिब्रियम में रीच फ्रॉम एनी डायरेक्शन. बहुत सिंपल सी बातें मैंने लिखी हैं. डायनामिक होता है, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है, फॉरवर्ड से भी, बैकवर्ड से भी. एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड, इस बारे में भी मैंने आपको बता दिया. फॉरवर्ड का रेट और बैकवर्ड के रेट बराबर हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. एट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है अब लेवल में चेंज नहीं आएगा. कांस्टेंट का मतलब सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. सेम हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, सेम हो सकता है ये कंडीशन है. आप लोगों ने वो 3 ग्राफ देखे ही थे, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए. ये सारी बातें आपको पता है ना, स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं सारी बातें. ये सब कुछ नई बातें होंगी तो उनको भी नोट करना है, उनको भी लिखना है. द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इफेक्ट. हाँ, कैटेलिस्ट कुछ करता है क्या? कैटेलिस्ट इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क डालता है? कैटेलिस्ट ओनली चेंज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटेलिस्ट ओनली चेंज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, और कुछ काम नहीं करता. भाई जो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मुझे 10 मिनट में मिलने वाला था, हो सकता है कि मैं कोई कैटेलिस्ट डाल के उसे 10 सेकंड में अचीव कर लूं, और हो सकता है कि कोई कैटेलिस्ट डालकर मैं उसे 10 घंटे में अचीव कर पाऊं. तो ओनली टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकता है, और कुछ चेंज नहीं कर सकता कैटेलिस्ट. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए. अब ये लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने की बहुत जरूरत है. चेंज इन गिब्स एनर्जी. ये गिब्स एनर्जी वाला टर्म जो है अपने को थर्मो में भी मिलेगा, थर्मो में भी आएगा. तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर गिब्स एनर्जी चेंज किसके बराबर होता है?
जीरो के बराबर, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो। अब ये गिब्स एनर्जी क्या होता है ये मैं थर्मो में आपको डिटेल में समझाऊंगा, अभी यहां कोई जगह नहीं है इसकी समझने की, थर्मो में ही आएगा गिब्स एनर्जी, वहां पर बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, गिब्स एनर्जी नाम का कोई फंक्शन है, कोई टर्म बताया गया है, और इक्विलिब्रियम पे वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब मैं आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं जिसकी मदद से हम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वो रिलेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। हालांकि ये मुझे अभी नहीं सिखाना चाहिए, ये थोड़ा और पढ़ाने के बाद सिखाना चाहिए, बट यहां से मुझे रिलेशन अच्छा खासा मिलता दिखाई दे रहा है, तो वो मैं यहां पर जरूर बताना चाहूंगा। यहां पर वेरिएबल जो जो हैं पहले आप उनको लिखते जाइए। डेल्टा जी तो आप जान ही गए, गिब्स एनर्जी चेंज, ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज, गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी बोलते हैं डेल्टा जी को। डेल्टा जी नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। आर कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वाला कांस्टेंट, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन, या 1.98 यानी कि 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दे तो आपको केल्विन में लगाना है। नाउ व्हाट इज क्यू, ये एलन का मतलब तो समझते हैं, लॉन भी बोलते हैं, बेस ई, लॉग बेस ई को ही बोलते हैं। ये क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेशंट। अब ये रिएक्शन क्वेशंट क्या होता है, देखिए इस बात को थोड़ा अलग से समझ लीजिए। मान लीजिए ये रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स अप C प्लस डी, ठीक है, तो A प्लस बी गिव्स अप C प्लस डी, टाइम t बराबर t पर अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया, ठीक है, और एक टाइम ले लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। तो अभी तो आपको मैं बता रहा हूं, और अभी थोड़ी देर बाद आगे हम लोग जब सीखेंगे, या अगले लेक्चर में जब सीखेंगे, तो के इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है मैं ये आपको सिखाऊंगा। यहां पर जरूरत है इसलिए बता दे रहा हूं। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो कैसे निकालते हैं, देखिए प्रोडक्ट का एक्टिव मास यानी कि कंसंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास, यानी कि रिएक्टेंट का एक्टिव मास क्या हो जाएगा, ए और बी। ये है के इक्विलिब्रियम, ये होता है के इक्विलिब्रियम, यानी कि एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट टू द रेशियो ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम। इतनी बात समझ में आ रही, कैसे आता है अभी वो सिखाया जाएगा। आज चैप्टर का पहला दिन है और एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आएंगी, थोड़ी नहीं आएंगी, फिर अगला 1-2 लेक्चर पढ़ोगे तो समझ में आएगा, अच्छा जो पहले लेक्चर में पढ़ाया गया था वो ऐसे आया था, ठीक है। तो ये अच्छा जो है वो पूरे साल चलता रहता है। जब 11th में बेसिक मजबूत हो जाता है तो अब हाँ तैयार है सब कुछ समझने के लिए, फिर 12th क्लास में गाड़ी बहुत स्मूथ और फास्ट चलती है, तो ऐसा होता है। अगर इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया तब के इक्विलिब्रियम ऐसे निकालेंगे, तो क्या इक्विलिब्रियम का टाइम जब नहीं आया तब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के रेशियो को कैलकुलेट तो कर सकते हैं, लेकिन के इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। तब क्या बोलेंगे, तब उसी के लिए टर्म बना है रिएक्शन क्वेशंट Q और J, रिएक्शन क्वेशंट Q और J, and that is also equal to active mass of C, active mass of D upon active mass of A, active mass of B। यानी आप बात समझे,
टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होता है तब तक प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास के रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q या J से। Q या J का नाम क्या है? रिएक्शन क्वोशिएंट। जैसे ही टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आता है यही Q क्या बन जाता है? K इक्विलिब्रियम। बस इतनी सी बात अभी यहां पर समझ लो, इससे ज्यादा कुछ भी समझने की जरूरत अभी नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलिए, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताइए? डेल्टा जी किसके बराबर हो जाएगा? 0। अभी अभी कंडीशन बताइए। और जब ऐसा होगा तो हमारा Q या J क्या बन चुका होगा? K इक्विलिब्रियम बन चुका होगा। यानी जैसे ही मैं डेल्टा जी को 0 पुट करूंगा, मैं Q या J की जगह पर क्या लिखूंगा? K इक्विलिब्रियम। तो चलिए लिखते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट, ये तो हो गया 0, प्लस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो ये 0 हो गया। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, लॉन के इक्विलिब्रियम या एल एन के इक्विलिब्रियम, ये मिल गया। अभी आगे और सॉल्व कर रहा हूं। ये लॉग का बेस ई है, और जब कभी भी लॉग का बेस स्टैंडर्ड बनाना है, 10 बनाना है, तो वहीं पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहीं पर 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये किसी एक मोल सब्सटेंस के लिए है। अगर n मोल सब्सटेंस हो तो यहां लिख देंगे nRT, तब चलेगा nRT, ठीक है। चलिए खैर, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, लॉग के बेस को स्टैंडर्ड बनाते हैं, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। तो इस तरह से डेल्टा जी गिवन होगा तो के इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी तो 0 हो जाता है के इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। तो डेल्टा जी नॉट देकर के इक्विलिब्रियम निकलवाया जा सकता है, के इक्विलिब्रियम देकर डेल्टा जी नॉट पूछा जा सकता है। ऐसे में टेम्परेचर देगा आपको, तभी निकाल पाएंगे। अच्छा, मैं के इक्विलिब्रियम को डायरेक्ट निकालने की कोशिश करता हूं। के इक्विलिब्रियम का फंक्शन क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट। तो पहले लॉग के इक्विलिब्रियम लिखता हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। लॉग के इक्विलिब्रियम माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, सही बात है। तो बताइए के इक्विलिब्रियम बराबर, ये लॉग बेस क्या है? 10 है, तो के इक्विलिब्रियम बराबर एंटी लॉग 10 टू द पावर ऑफ माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी, ये बन गया फंक्शन। अच्छा, अगर आपने बेस स्टैंडर्ड ना दिया होता तब क्या लिखते? तब आप लिखते के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन, तब 2.303 नहीं होता, आर टी होता। ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है, ये भी एक फंक्शन। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे और वैल्यू ना देकर बल्कि ऐसे ऑप्शंस दे दे और आपसे पूछे कि बताओ कौन सा सही है। नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट? जल्दी से देखिए। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आज बहुत कम कंटेंट हो पाया, मैं चाहता हूं, बट पता नहीं क्या होता है, हर पहले लेक्चर में, हर फ्रेश टॉपिक के पहले लेक्चर में बहुत कम टॉपिक हो पाता है, बहुत कम कंटेंट हो पाता है, समझ ही नहीं आता कि टाइम कहाँ गया। खैर, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत बताना भी पड़ता है फर्स्ट लेक्चर में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम तक आज का अपना टॉपिक कंप्लीट है। ओके, अब इसके आगे से हम लोग ये एक्टिव मास हेडिंग डाल दीजिए। और ये एक्टिव मास क्या होता है, जो कि अभी तक मैं बता रहा था
कि एक्टिव मास मोलैरिटी ही होता है, मोलर कंसंट्रेशन के जैसा ही होता है। तो कल हम लोग ये जानेंगे कि एक्टिव मास एक्चुअल में क्या है और मोलर कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।